thanks for joining this session of Literati. ये अपना एक YouTube चैनल है जहाँ पे हम लोग लिटरेरी व्यक्ता के साथ बात करते हैं एंड हम हाईब्रो स्क्राइब पब्लिशिंग के लेखक के साथ हम लोग बात करते हैं. So thanks for joining us. ये आपका जो ये बुक है अपना स्निपेट्स ऑफ लाइफ म्यूजिक, एक कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरी, ये बुक का एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन आपके साथ हम लोग करने वाले हैं आज. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. सो रमेश जी, कैन यू टेल मी ये बुक का आइडिया आपको कहाँ से मिला और आप कब लिखना शुरू किए? ये एक्चुअली आई स्टार्टेड इट in 2009. Before that, I made several attempts to write a story, but always I failed. तो उस समय क्या हुआ कि हमारे गुरुदेव आए हुए थे हमारे शहर में, तो मैंने उनसे कहा, एक आग्रह किया कि गुरुदेव मुझे ज्ञान दीजिए, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आई कैन राइट ए बुक ऑफ स्टोरीज. तो उन्होंने कर दिया. उसके बाद से हमें ऐसा कुछ हुआ कि ए लॉट ऑफ आइडिया जस्ट स्टार्टेड जस्ट फ्लडिंग माय माइंड एंड आई स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज. एंड देन आई रोट वन बाय वन. Finally, I succeeded writing 21 stories. This Snippets of Life Music is a book of 21 short stories. And every story, each one of them is on different themes. It caters for all ages. A student can enjoy a story of his liking. A young man, he can enjoy stories of his taste, and an old man, adult, old, aged man, I have written for all of them. You can say that this Snippets of Life Music is a book that can be enjoyed by any group of people, any age group of people. Sir. सही बोला आपने. सही बोला आपने. जैसे आप देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे एनिमल के फेबल पसंद करते हैं. तो देयर इज ए स्टोरी, एक फेबल स्टोरी, हर्मिट एंड हिज डिसाइपल्स. उसमें छोटे बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे कि हर्मिट कैसे वो उसके डिसाइपल्स थे पैरेट्स, तो उनको क्या सिखाया करता था और क्या कैटास्ट्रॉफी उनको हुई. तो एक इंटरेस्टिंग फेबल है. संस्कृत में हजारों वर्ष पहले से चली आ रही थी, उसका मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर. इसी तरह से फिर मैं और दूसरी तरह से कहानियां आई स्टार्टेड राइटिंग. फिर जब लड़का यूथफुल एडल्ट हो जाता है तो वो थोड़ा रोमांटिक या फैंटेसी ख्याल में आ जाता है. तो एक स्टोरी इसमें स्टोरी फैंटेसी भी है, द गर्ल हॉरर स्टोरी है और रोमांटिक फैंटेसी है एट द सेम टाइम. ए यंग मैन, ए यूथफुल मैन कैन एंजॉय गर्ल एंड वॉल्स ऑफ एजिटेशन. वॉल्स ऑफ एजिटेशन हमारी एक स्टोरी है जो एक तरह से रख लीजिए कि टीन एज रोमांस है. और ये सिर्फ स्टोरी नहीं है. आई हैव जस्ट stuffed a lot of theories in every stories I have written. Every story I have written, they are full of theories, philosophical theory. I mean, इस तरह से. Then वो आदमी he grows older and becomes an aged man, old man. His taste just grows or
his instincts diverts towards spirituality. I have written 3 or 4 stories. God is even-handed. Our inspirations are the will of God and a quest for God. These are spiritual stories. Then we live in a society, and in society there are a lot of stress, anxiety, trouble. We struggle in our life. तो उस स्ट्रगल में हमारी सोसाइटी में किस तरह से हमको समस्या पैदा करती है, कहाँ से समस्या आती है, उसको मैंने पकड़ के रखा है एक कहानी में। जैसे आप देख लीजिए, जो एक मतलब एक स्टोरी है, उसमें एक आदमी, गरीब आदमी, एक कॉमन पीपल है, दो तीन, वो आपस में एक जमीन के लिए झगड़ा करते हैं, और उसका किस तरह से पॉलिटिशियन, लायर, पुलिस, हर कोई उनका फायदा उठाता है, और अंत में वो किसी एक, जैसे बुली मैन कह लेते हैं, जैसे वो आदमी उसको हड़प कर लेता है उसका जमीन। तो फिर फाइनली जो है डिवाइन जस्टिस होती है। इस तरह से जब वो जस्टिस यहाँ नहीं हो पाती तो डिवाइन जस्टिस आ जाती है। इस तरह से एक कहानी है। और दूसरी, हमारे जो लॉ सिस्टम है, लॉ सिस्टम में बहुत ही लूज पोल्स हैं, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मतलब इनोसेंट पीपल जो है वो पनिशमेंट पा जाते। तो वो एरियाज कहाँ है हमारे लॉ, उसको भी हमने उसमें हाईलाइट किया है एक स्टोरी में। जैसे कल्प्रिट्स वैल्यू इन लग्जरी, रियल कल्प्रिट्स। तो रियल कल्प्रिट्स द वैल्यू इन लग्जरी रूम्स, एंड दोज इनोसेंट्स दे गो टू प्रिजन्स। ये हमने दिखाया कि ये जो हमारे लॉ में जो ड्रॉबैक है, जो फ्लॉ है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। और किस तरह से हमारी सोसाइटी में एक दूसरे को कहने के मतलब एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं लोग, वो सारी चीजें। और हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम में, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से देखिए, आपने कहानी चार्ल्स डिकेंस की पढ़ा होगा। तो when Charles Dickens started writing stories, he picked up a social problem, or then he presented that problem, he just put the problem before the people, और फिर उसके बाद में सिस्टम सही हुआ। इसी तरह से बहुत ही स्टोरी राइटर्स हुए। आप ये देख लीजिए, वो टॉलस्टॉय। तो टॉलस्टॉय के विषय में तो हम कह सकते हैं कि he was the greatest of all storytellers. उनकी स्टोरी तो बहुत ही महान है। वो सारी स्पिरिचुअल टच है उसमें, सोशल प्रॉब्लम है, सोशल किस तरह से सोसाइटी में फ्लॉ है वो भी, और किस तरह से सोसाइटी में स्ट्रगल है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जो पेशेंस नहीं रहता है लोगों को, बहुत सारी चीजें, धर्म के नाम पर लोग किस तरह से झगड़ा करते हैं, ये सारी चीजें वो टॉलस्टॉय ने बहुत अच्छे से लिखा है। ये हमने भी आज के हिसाब से, उन्होंने अपने हिसाब से, हमने आज के हिसाब से लिखा कि किस तरह से जो ह्यूमैनिटी है वो सफर करती है, और कौन कौन से एरिया हैं जहाँ सफरिंग सबसे ज्यादा है। इस तरह की भी स्टोरी हमने लिखी है। बोला, मैंने भी पढ़ा था। तो आपका जो इंस्पिरेशन है, आप चार्ल्स डिकन्स और लियो टॉल्स्टॉय बोल सकते हैं क्या? These two are your inspirations? लियो टॉल्स्टॉय जी, इनकी कहानियां मैंने बहुत पढ़ी, दूसरे भी बहुत लोगों की कहानियां पढ़ी हमने। तो उन कहानियों से मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली लिखने की। तो देखिए, मेरी थोड़ी आजकल की जो स्टोरीज होती हैं वो थोड़ा एक डिफरेंट टेक्निक पे चलती, लेकिन हमारी
जो स्टोरीज है वो थोड़ा कन्वेंशनल टेक्निक पे है। दिस इज द बेसिक difference between the stories that are written today and the stories that I have written. ये दोनों में थोड़ा सा टेक्निक का समस्या है, वो डिफरेंस है। नए टेक्निक से हम थोड़ा कन्वेंशनल टेक्निक लेके चलें, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजिकल टच है और फिलोसॉफिकल टच है, तो वो चूंकि सब्जेक्ट बहुत ही टफ है, मतलब इट्स नॉट इजी फॉर कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड दोज आइडियाज। Therefore, just I adopted a conventional style of writing these stories, ताकि हम उस चीजों को इजी बना सकें, इसलिए हमने उसको। जी, ये जो टाइटल ने आपने रखा, स्निपेट्स ऑफ लाइफ म्यूजिक, ये टाइटल के बारे में आप कैसे सोचा, कहाँ से प्रेरणा मिला, और कैसे ये नाम आया स्निपेट्स ऑफ लाइफ म्यूजिक? जी, मैं ये बता रहा हूँ कि स्निपेट्स ऑफ लाइफ म्यूजिक को मैं एक बार सोच रहा था कि मेरी कहानियों का नाम क्या हो सकता है। तो सोचते सोचते मुझे थोड़ा लगा कि मैंने लिखा क्या है, तो उन पर फिर मैंने एक ओवरऑल विचार करना शुरू कर दिया। ओवरऑल मैंने किस एरिया को कवर किया है, और उस एरिया को देखते हुए मैंने देखा कि वो मैंने जिंदगी को रिप्रेजेंट किया है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव पोएट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्टोरी राइटर होते हैं, हमारे जो टेनिसन पोएट थे जो इंग्लिश लिटरेचर के, वो रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद ये रिप्रेजेंटेटिव स्टोरी राइटर हैं, स्टोरी टेलर हैं, और ये बहुत अच्छा, उन्होंने अपने समाज को, अपने समय को, अपने कंटेम्पोररी टाइम को ऐसा पिक्चराइज कर दिया है कि यू विल रीड द स्टोरीज बाय देम एंड यू विल क्लियरली सी व्हाट वाज हैपनिंग दैट दोस डेज। तो आपका फिक्शन जो है वो कंटेम्पररी सही है, और आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो कन्वेंशनल है और कंटेम्पररी भी है। और फिलहाल मैं जो पूरा पढ़ के आपका बुक का जो मैंने व्याख्यान दिया, मेरा जो फीडबैक है कि आपका वो राइटिंग पे तो वो मिट्टी का खुशबू भी आता है। मैं आपका एक नरेटिव स्टाइल है आपका राइटिंग पे, तो और जो आपका मल्टीपल जॉनर आप लिखते हैं, बट ज्यादातर आपका फोकस रहता है फैमिली, सोसाइटी, और सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स है, धार्मिक इश्यूज आप हाईलाइट करते हैं। तो ये सब एक आप 10 साल या 10 साल के अंदर इतना सारे स्टोरीज लिखे, आपका जो एवोल्यूशन है, जैसे पहले स्टोरी और आपके जो लास्ट स्टोरी में 21 स्टोरीज आप जो लिखे हैं, तो आपका भी थोड़ा राइटर के हिसाब से ग्रोथ भी हुआ होगा, और अपने निजी हिसाब से भी ग्रोथ एवोल्यूशन हुआ होगा। तो आपका जो ये ग्रोथ है, जो पहले स्टोरी आप लिखे और लास्ट स्टोरी आप लिखे, तो उसका आपका क्या व्यू है? उसमें देखिए, उसमें मैं सिस्टमेटिक आपको नहीं मिलेगा कि मतलब एक सिस्टमेटिक स्टोरी रन कर रही हो, लेकिन हाँ, जिस समय में हमने पहले जो स्टोरी लिखी वो पहली है, उसके टाइम के हिसाब से मैंने उसमें टाइम लिख करके रखा है हर स्टोरी में, कि इस ईयर में मैंने इसको लिखी, अगले ईयर में जो स्टोरी लिखी वो सेकंड है, फिर उसके बाद जो स्टोरी लिखी वो थर्ड है, फिर इससे फोर्थ है। तो टाइम के हिसाब से जो जो लिखता गया वो उसके बाद में लगाते चला गया। तो स्टोरी का ये थोड़ा उस सिस्टम में नहीं है कि हमारा जो मेंटल ग्रोथ हुआ, एक्सपीरियंस में डेवलपमेंट हुआ, उस क्रम में होगा, ऐसा नहीं। ये जो मैंने लिखना बहुत ही बाद में शुरू कर दिया। जब मैं लिखना शुरू किया था मैंने, आई वॉज 45,
उस समय मैं 45-46 का था। तो मेरा जो माइंड था वो पूरी तरह से उस समय मैच्योर हो चुका था व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग। राइट। तो आपको कहानी में उस समय जो पर्टिकुलर आइडिया हमारे पास में एक बार में आया, मैं उसको उठा लिया। मैं चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ सर, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने की वजह से और फिर कारपोरेट ऑफिस का हूँ, तो देखिए मैंने 2-3 कहानी इसमें लिखी है कारपोरेट बैकग्राउंड पे। तो उसमें एक है डिफिकल्ट कस्टमर। तो एक कस्टमर आता है हु इज नॉट रेडी टू लिसन टू रीजन। A clerk, he becomes very difficult. A clerk finds himself unable to deal with him. He goes to the manager, and manager judges and he understands what he wants, and he deals with that very particular person. तो जो डिफिकल्ट कस्टमर कैसे डील विद किया जाए वो उसकी भी कहानी है, एक लीप में है, वो भी कारपोरेट ऑफिस की कहानी है कि किस तरह से एक एग्रेसिव मैनेजर जो है होता है वो उसका कंट्रोल उसकी ऑफिस पर खत्म हो जाता है और ऑफिस जो है उसका विकास कैसे समाप्त हो जाता है। ये भी मैंने वो मतलब वो उसका मैनेजमेंट और उसकी कंट्रोल उसकी हैंडलिंग किस तरह से फेल्योर होती है ये भी मैंने लिखा है। तो इस तरह से देखिए कि मुझे ऑफिस में सवेरे 9:30 बजे जाना रहता है, 6 बजे मैं वापस आता हूँ। तो थोड़ा सा सवेरे शाम सुबह मौका मिला, थोड़ा शाम को मौका मिला, इस तरह से लिखने की वजह से इसमें 10 साल लग गए। तो ये कहानी ये किताब इसी के साथ में और लिखी। और जब मैं यंग था, मैंने मेरा करियर का स्टार्ट हुआ था, उस समय मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया था। वो भी एक किताब है हमारी, अभी पब्लिश नहीं हुई है। वो हिंदी की, हाँ हिंदी की एक जो पोएम्स हैं उसकी उसका कलेक्शन है, 100 पोएम्स है, उसको अभी पब्लिश करवाऊंगा। तो पहले हिंदी में लिखा, बाद में इंग्लिश में इसको लिखना शुरू किया। तो जिस समय शुरू किया उस समय मेरी जितनी भी थीम लिखी उसी समय मेरे दिमाग में डेवलप हो चुकी थी। तो हमारे जो मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से ये नहीं है जी। ठीक है, ओके। और भविष्य में आप ये जो पोएम्स का कलेक्शंस, आप जो कविता के कलेक्शंस आप जो पब्लिश करेंगे, उसके अलावा आपका और कुछ बुक लिखने का ख्वाहिश है, प्लान्स है? क्या प्लान्स है आपका फ्यूचर का? मेरी 3 बुक्स अभी पाइपलाइन में, एक हिंदी की कलेक्शन है पोएम्स की और इंग्लिश की पोएम्स का कलेक्शन, और एक 60 मतलब एक एक पैराग्राफ की कहानियां। वो 60 का कलेक्शन अबाउट आई हैव 50 इन नंबर्स। तो वो एक तीसरी बुक होगी। तो इस तरह से अभी मुझे कम मौका मिल रहा है, मैं थोड़ा 2-1 साल में 2 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर मैं पूरा समय इसमें दूंगा और मैं वो तीनों किताब को पब्लिश करवाऊंगा। लेकिन अब देखिएगा कि हर किताब हमारी एक पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स पर है बेस करती हुई एक किताब है, द राइज ऑफ नमो एंड न्यू इंडिया, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लाइफ पर है पूरा। और ये है, बाकी 3 पूरी लिखी हुई लमसम समझ लीजिए कि 70%, कोई 80%, कोई 90% दे आर ऑलरेडी रिटन, और उसको फिर कंपाइल करना रह गया और फाइनल टच करके और उसको जो है सबमिट कर देना है फॉर पब्लिकेशन। वंडरफुल सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। और स्निपेट्स ऑफ लाइफ म्यूजिक इज अ ब्यूटीफुल बुक, एक बहुत बढ़िया कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का। आई एंजॉयड रीडिंग इट पर्सनली, और आई विश यू ऑल द बेस्ट।